प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। यस, इनका क्वेश्चन है जी। मास्क हटा के अगर बात कर लेंगे तो हमें सुनने में जरा आसानी हो जाएगी। हाँ जी, लॉन्ग पोर्शन। हाँ जी, इनका सवाल है कि जी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये लॉन्ग वाला है, तो क्या हम लॉन्ग वाला पहले कर सकते हैं? जी हाँ, बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम पहले शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। हाँ, एमसीक्यूज की पाबंदी होती है, वो पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में करना होता है, और उसके बाद जो है आपकी अपनी मर्जी है, आप लॉन्ग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट कर ले, फिर उसके बाद लॉन्ग करके फिर जो बाकी शॉर्ट। हाँ जी, ये हसन मुस्तफ़ा का सवाल है कि एक बच्चा जी पहले उसको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट आता है, इसके सारे पार्ट्स आते हैं, वो ये कर ले, उसके बाद कोई वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कर ले, फिर शॉर्ट कर ले, तो क्या ऐसा कर सकता है? करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है उसमें जितनी आप एग्जामिनर को आसानी देंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जब आप एग्जामिनर को उलझाओगे ना, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कभी कौन सा पार्ट कभी कौन सा पार्ट, तो वो बाज़ का जो है एग्जामिनर मुश्किलात का शिकार हो जाता है, तो उसमें आपके कोई नंबर मिस होने का ज़रूर खतरा होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब आपने शॉर्ट करने हैं तो कंप्लीट शॉर्ट करके जाएं, लॉन्ग करने हैं तो मुकम्मल लॉन्ग करके जाएं। जी बेटे। हाँ जी, कासम का ये सवाल है कि क्या कोई ऐसा चांस भी होता है कि जी ये जो पेयरिंग स्कीम आप बता रहे हैं ये गलत हो जाए? देखें, ये जब पेपर आपका होना है सपोज अप्रैल में, ये वाली जो मीटिंग है ये दिसंबर में कंडक्ट हो चुकी होती है, और आपका पेपर जो है जनवरी में बन चुका होता है। जो पेपर आपने अप्रैल में देना है वो जनवरी में पेपर अब बन चुका है, अब सिर्फ उसकी प्रिंटिंग होनी है उस डेट को, तो कोई चांस नहीं होता। जो एक पहले से एक मीटिंग हो जाती है, एक डिसाइड हो जाता है, फिर उस पर चेंजिंग का कुछ चांस नहीं होता। जी मिस्टर आदिल। सर जब हम रोल नंबर लिखते हैं सर, बबल शीट फिल कर रहे होते हैं सर, अगर गलती से किसी और बॉक्स में छोटा सा डॉट लग जाए तो क्या वो? अदील का सवाल है कि जब हम MCQs अटैम्प्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बबल शीट है, तो हम ये वाला एक जो है सवाल, मुझे एक पेंसिल दे दें, कोई पॉइंटर दे दें। सपोज़ हमारा MCQs हम फिल कर रहे हैं, ये हमारा इसका B पार्ट है, मैं इसको फिल कर रहा हूँ, इसको मैंने बबल को इस तरह फिल कर लिया, और साथ गलती से मेरे से इसमें एक डॉट लग जाता है, एक नुक्ता लग जाता है ऐसे, या यूँ नुक्ता लग जाता है, तो क्या ये डबल अटैम्प्ट के ज़िम्मे में आता है? जी हाँ, पिछले साल से ये बोर्ड ने इस पर बड़ी सख्ती की है। अगर आपने एक बबल कंप्लीट फिल किया, अगर दूर से देखे तो वो डॉट नज़र नहीं आता, लेकिन करीब से देखे तो नज़र आ जाता है, तो डॉट का मतलब भी अटैम्प्ट होगा, और ये डबल अटैम्प्ट जब कोई आप बबल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर गलत होगा, ऐसी इजाज़त नहीं है। जी सीधे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी दिया गया है, ये किससे होता है? ये कह रहे हैं जी बोर्ड की जो ये शीट जो आपने हमें दी है, इसके अंदर आपने वहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक लिखा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी है, इसका क्या मतलब है? फिर इसमें क्या लिखेंगे? देखें, जो बोर्ड की तरफ से शीट बनाई जाती है वो जर्नल बनाई जाती है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। आपको पता है आपके मैथ में कितने सवाल होते हैं? 9। तो ये इस हिसाब से बनाई गई है कि उसमें वो वाले भी लिखे जा सकते हैं। अब देखें, MCQs आपको केमिस्ट्री में 12 चाहिए, यहाँ जो है 20 तक बने होते हैं। क्यों? आपके इंग्लिश में 19 MCQs होते हैं। ये शीट जनरल बनाई जाती है कि हर पेपर के लिए ये फिट हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग शीट नहीं बनाई जा सकती। इसमें जितने कॉलम चाहिए होते हैं वो यूज़ कर लेता है बच्चा, जो नहीं उसके काम के होते वो खाली पड़े रहते हैं। जी मिस्टर साद। शीट फिल करते हैं, वो सेंटर में ये सारी उतार लेते जाते हैं, फिर कैसे पता चलता है ये पेपर उस बच्चे का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि जी आपने बताया था कि जब बोर्ड में आप इसके ऊपर अपना नाम भी लिख देते हैं, रोल नंबर भी लिख देते हैं, फादर नेम भी लिखते हैं, आपने ये कहा था कि जी ये शीट जब बोर्ड में जाती है, बोर्ड में जाकर ये वाला पेज जो है उतार लिया जाता है, इस तरह, ये इस तरह उतार लिया जाता है। ये शीट आपकी एग्जामिनर को भेजी जाती है मार्किंग के लिए। वजह उसकी ये शनाख्त खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं फिक्टिशियस रोल नंबर लगाना। बोर्ड में क्या होता है, आइए जरा इस बारे में बता देते हैं। एक पेंसिल मुझे दे दें, चलो मैं इसी मार्कर से लिख लेता हूँ। सपोज ये देखिए जी, ये शीट है, बोर्ड में आपने अटैम्प्ट करके दे दी, बोर्ड सुप्रीडेंट ने जमा करवा दी, बोर्ड चली गई। अब वो क्या करते हैं, आपका रोल नंबर था 1,23,414, यानी 1,23,414, और आपका ये नाम शाम सारी इसमें शनाख्त लिखी हुई है। बोर्ड में क्या किया जाता है, आपका सपोज आपको यहाँ रोल नंबर 1 इशू कर दिया जाता है,
इस पर भी 1 लिख दिया जाता है और यहाँ आपकी शीट पे 1 लिखकर ये वाला पोर्शन अलहदा कर लिया जाता है। ये अलहदा करके इकट्ठे करके रख लिए जाते हैं और ये शीट उतार कर यहाँ अब इसके ऊपर फक्टिशियस रोल नंबर लिखो गया, इसके ऊपर नाम किसी स्कूल का नाम है, अब ना आपका स्टूडेंट का नाम है, कोई पता नहीं किस ज़िले का है, किस बोर्ड का है, कोई शनाख्त नहीं है इसके ऊपर। ये शीट मार्किंग के लिए भेज दी जाती है। एग्जामिनर को भी नहीं पता था, अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों का पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता होगा कि ये मेरी क्लास के स्टूडेंट का, ये किसका है। हैंड राइटिंग से पहचान लूँ तो एक और बात है, वरना नहीं पता चलता। अच्छा, जब मार्किंग हो के शीट दोबारा वापस बोर्ड में आनी है, फिर वो जो वहाँ जो उनका स्टाफ होता है वो दोबारा इस शीट को उठाएंगे, इसको देखेंगे, हाँ जी जिसको हमने रोल नंबर 1 लगाया था किसका लगाया था। सपोज ये हमारे पास है जी 1,23,414 वाले को उन्होंने रोल नंबर 1 इशू किया था, जो 415 था उसको रोल नंबर 2 इशू किया था, 416 वाले को 3 इशू किया था। फिर वो यहाँ से उठाते हैं, हाँ जी 414 वाले का 1 लगाया था, फिर ये शीट दोबारा साथ स्टेपल कर देते हैं, फिर आपका रिजल्ट कार्ड बनता है। फिर रिजल्ट कार्ड में 414 की जगह वो 1 लिखा था, फिर यहाँ असल वो नंबर लिखे जाते हैं कि जी इस रोल नंबर के इतने नंबर हैं। इसे कहते हैं फिक्टिशियस यानी फर्जी रोल नंबर लगाना, ताकि उसकी शनाख्त खत्म हो सके। जी कोई और सवाल? एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड आपका जो सवाल है बेटा प्लीज पूछें, इससे आपको फायदा होगा। वो जो कमरे इम्तिहान में बैठ के परेशानी का सामना करना है उससे बेहतर है अभी वो सवाल पूछ लें। जी वसीम खान। यस सर, जैसे आपने बताया कि इस शीट के ऊपर बस वो रोल नंबर लिखेंगे। हाँ जी। अगर हमने इसके ऊपर नाम लिख दिया फिर इसके ऊपर नाम लिखने की इजाजत नहीं होती। आपने बोर्ड की जो शीट है, वो जो पहली शीट है उसी के ऊपर अपना नाम लिखना, वो भी जो जगह दी गई है, उसके अलावा बाकी किसी जगह निशानी लगाना या रोल नंबर लिखना मना होता है। इससे आपके पेपर कैंसिल हो सकता है। जी मिस्टर कासम। सर वो जैसे बोर्ड में वो देते हैं, पहले हम जाते हैं वहाँ पे शीट्स देते हैं, तो अगर वो शीट्स जो दे वो ख़राब हो तो चेंज कर देते हैं या नहीं? हाँ जी, कासम का सवाल ये है कि जैसे हमें कमरा इम्तिहान में हम जाते हैं, वहाँ हमें बोर्ड शीट दी जाती है। लेट्स सपोज साथ वही शीट दिखाएं जिसका मैंने वो पेज उतारा था। सपोज हम कहते हैं जी इनको शीट मिली है, उसके ऊपर वो पहला पेज ही नहीं है, या कोई फटी हुई है, या दरमियान से उसके पेज गायब हैं, तो आप फौरी तौर पर जैसे ही आपको शीट मिले आप फ़ौरन खड़े हो जाएं। जो भी वहाँ सुपरिटेंडेंट या जो इन्विजिलेटर होगा उसको कहें सर ये मेरी जो है ना शीट ख़राब है, इसे चेंज कर। अगर आपने उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लिया फिर चेंज नहीं होनी। जैसे ही आपको शीट मिले फ़ौरन उसको एक दफ़ा ऐसे चेक कर लें, उसकी जेल की बाइंडिंग सही हुई है, हर लिहाज से कोई उसमें डिफेक्टिव पेज तो नहीं है। बाद में अगर आपने उसके ऊपर रोल नंबर लिख लिया, वो आपका शीट चेंज नहीं करेंगे, आपके लिए मसला बनेगा। पहले ही इसको आपने चेक कर लेना। और शीट जो है अमूमन अगर 8 आपका 8:30 पेपर शुरू होना है तो 5 मिनट पहले आपको वो शीट दे दी जाती है नाम रोल नंबर लिखने के लिए। उस दौरान आप उसको चेंज करवा सकते हैं, बट बिफोर राइटिंग द नेम एंड रोल नंबर। जी एनी मोर क्वेश्चन? मिस्टर फैजान शाह। यस बेटे। सर अगर शीट नीट ना हो तब भी चेंज हो सकती है? नीट से मुराद आपकी? नीट से मुराद जैसे एक बंदा पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि शीट नीट हो, अच्छी हो, साफ़ सुथरी, डल ना हो, ब्लैक ना, तो क्या वो भी चेंज हो सकती है? देखें जी, बोर्ड में जो आपको शीट प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। वो पूरी एक लाट होती है, एक ही तरह की शीट हर बच्चे को मिलती है, वो एक ही जगह से बनवाते हैं। उसमें ये ख़तरा नहीं होता कि जी आपकी शीट डैमेज होगी या आपको जो लो क्वालिटी की दे दी जाएगी, बाकियों को अच्छी जो मिलेगी सबकी सेम होगी। इसमें कोई ऐसा वो इशू नहीं है। मिस्टर जैन अली। जी बेटे। सर अगर कोई बच्चा पेपर कर रहा हो और पेपर को तो लेट हो, थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो बोर्ड वाले देते हैं एक्स्ट्रा टाइम? जैन अली का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर जब हम एग्ज़ाम लेने जाते हैं वहाँ ये फेस आता है कि एक बच्चा जनाब लेट पहुँचता है, किसी वजह से घर से लेट चला था, रिक्शा ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, अब वो हाँफता काँपता जनाब उसमें एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचता, जी जल्दी करें मुझे पेपर दे दें। वहाँ अगर आप पहले 15 मिनट्स के अंदर अंदर पहुँच गए तो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको पेपर दे या ना दे। अगर वो ना दे तो आप पाबंद नहीं हैं कि वो जी लाजमी आपको दे, वो आपको देने का पाबंद। हाँ अगर वो आपके ऊपर रहम करता है, चलो जी बच्चा है उसको दे दें, वो आपको पेपर दे देता है, आप ये दावा नहीं कर सकते कि जनाब पेपर 8 बजे शुरू होना था, मुझे क्वेश्चन पेपर आपने 8:15 दिया है तो अब मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएं। इस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। वापसी का टाइम सबका सेम है। लेट हुए हैं तो आप हुए हैं, आपकी गलती है बेटा, उस पर सुपरिटेंडेंट आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जी मिस्टर हसन मुस्तफा। हाँ जी, हसन का ये सवाल है कि अगर बोर्ड वाले ये गलती करें, वो जो एग्जामिनर आते हैं, पेपर हमारा 8 बजे का टाइम है, हम 8 बजे सेंटर में पहुंच गए हैं,
हमें पेपर ही 8:15 बजे दिया जाता है, फिर उसका क्या मसले का हल है? अगर किसी वजह से, पहली बात तो ऐसा नहीं होता, बोर्ड वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर पेपर 8 बजे शुरू होना है तो 7:30 उनका अमला सारा पहुंच जाता है, वहाँ सेटिंग कर लेते हैं। सपोज किसी वजह से पेपर मिस हो जाता है या कोई बाज़ का पेपर आउट हो जाता है या पेपर के सेंटर में लेट पहुंचता है, उसमें फिर ये होता है अगर वो जितना मिनट आपको लेट देंगे वो उतना लेट ही लेंगे। अगर वो बोर्ड वालों की गफलत है वो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं है। जिसमें आपका कसूर होगा वहाँ टाइम डिडक्ट होगा। अगर लेट्स सपोज 15 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ है तो वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने का पाबंद होगा। जी शाह जी। सर अगर ये बच्चे ने पहले अटेम्प्ट कर लिया तो उससे पेपर ले लेंगे सबसे इकट्ठा टाइम? हाँ जी, फैज़ान शाह का सवाल है कि जी एक हाल में 2 घंटे सबके लिए केमिस्ट्री का टाइम सपोज दिया गया है, एक बच्चा जल्दी कर लेता है तो वो क्या सबसे एक ही वक्त में एंड में पेपर लेंगे जैसे हम क्लास में करते हैं? नहीं जी नहीं, अभी बैठे रहें, अब इसको रीड कर लें, पढ़ लें, एक ही वक्त में लेंगे। क्या बोर्ड में भी ऐसा होगा? नहीं, बोर्ड में एक शर्त होती है, हाफ टाइम कंडीशन होती है। सपोज 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे से पहले अगर आप देना चाहें वो नहीं लेंगे आपसे। आप कहेंगे जी ले लें जी, वो कहेंगे नहीं जी आप 1 घंटा बैठना आपको होगा, चाहे लिखें या ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी। 1 घंटे के बाद आप पेपर दे सकते हैं, वो आपसे लेने के पाबंद हैं, कोई किसी को बात नहीं है। बेशक जैसे ही घंटा पूरा हो और वो जो सुपरिटेंडेंट होता है वो अनाउंस करता है हाफ टाइम हो गया जी, जो पेपर देना चाहे वो दे सकता है, वो दे के चला जाएगा। और इसके अलावा आपकी सीट फिक्स होती है। आप जब एग्जाम में जाएंगे डेली आपका सीटिंग प्लान चेंज होता है। पहले दिन आप इस कमरे में बैठे, हो सकता है अगले दिन दूसरे कमरे में हो। पहले दिन आप फर्स्ट रो में थे, हो सकता है अगले दिन सेकंड रो में हो। पहले दिन हो सकता है आप फ्रंट पे थे, हो सकता है अगले दिन आप एंड पे हों। तो एक जगह फिक्स नहीं है। आपकी वो जो सीट होती है उसके ऊपर चाक की मदद से पहले से आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सीटिंग प्लान लिखा हुआ होता है, कौन सी रो है, कौन सा रोम है। तो आप जब पेपर शुरू होने से 10-15 मिनट पहले जाएं, जाके देख लें, अपनी सीट देख लें, सीट चेक कर लें, सीट ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं। बाज़ कुर्सी ख़राब है, कोई कील उस तरह का है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अगर पहले पहुंचेंगे तो आप उनको बताएंगे कि जनाब मेरी सीट का मसला ये ठीक कर दें। तो बाज़ का सीट के जो है ना ऊपर ये एक इशू होता है, जैसे ये वाली सीट है, दिखाएं सीट, अब देखें ये सीट है, अगर इस तरह की सीट मिल गई है बच्चे को, इसके ऊपर वो पेज रख के लिखेगा, क्योंकि क्लिप बोर्ड तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ से पेन जो निब है वो इस पर सुराख कर दे। तो आप इस तरह की अगर सीट आपको मिलती है तो आप टाइमली इन्फॉर्म करेंगे सुपरिटेंडेंट को, सर मेरी सीट ख़राब है, इसको चेंज करवा दें। वो आपको चेंज करवा देगा या आपको जो क्लिप बोर्ड है वो अलाउ कर देगा। जी अदील, वंस अगेन अ क्वेश्चन। अदील का सवाल है कि जी आपने बताया था कि भी एक पेपर कोड इशू होता है हर पेपर MCQs का, तो क्या सब्जेक्टिव का भी होगा? सपोज आपको पेपर कोड जो है 4 फिगर नंबर होता है, ये हर बच्चे का डिफरेंट होगा और हर बच्चा पहले अपना ये पेपर कोड लिखेगा, फिर उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आपकी जो मार्किंग होनी है वो इस पेपर कोड के हिसाब से होनी। हमारे पास जब हम बोर्ड में जाते हैं पेपर आपके मार्क करने, तो हमारे पास आपकी ये वाली जो शीट है, ये वाली बबल शीट, इसका ये एक्चुअली हमने एक पेज पे दोनों चीज़ें शिफ्ट कर दी थी। वो नाम पता एक साइड पे होता है और ये जो बबल शीट होती है बैक साइड पे होती है। हमारे पास वो जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसके ऊपर आपने टिक किया था वो हमारे पास नहीं पहुंचता मार्किंग के लिए। हमारे पास मार्किंग के लिए सिर्फ ये बबल शीट आती है और ये साथ उसका पेपर कोड लिखा होता है। हमने पेपर कोड के मुताबिक हमें बोर्ड की तरफ से एक आंसर की मिलती है कि जी फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C और चौथे का D आंसर है। हमने नहीं पता कि असल क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या है। जो बोर्ड में मार्किंग होती है उस हिसाब से करनी। तो अगर आपने पेपर कोड और लिख दिया और उसके ऑप्शंस और लिख दी तो आपका रॉन्ग हो। दूसरा, बोर्ड में आप जब दूसरे का चीट करके लिखेंगे, आप कहेंगे जी मेरे से जो पहले वाला बच्चा है उसने फर्स्ट का 8 टिक किया हुआ तो मैं भी 8 टिक कर दूं, तो हो सकता है उसका सवाल और हो आपका और हो, इस तरह नुकसान हो सकता है। जी शाह साहब। सर उधर गलती भी तो हो सकती है आंसर्स में। किसमें? MCQs। अगर गलती होती है, देखें जो जब पेपर होता है, सपोज बहावलपुर बोर्ड है तो 75,000 तादाद होती है, 75,000 मिनिमम जो है लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। पेपर वाले दिन ही गलती अनाउंस हो जाती है, वहीं पॉइंट आउट हो जाती है, हर सेंटर से रिपोर्ट आ जाती है, बोर्ड को उसी वक्त इतला मिल जाती है। मिसाल के तौर पर एक सेंटर के अंदर 5 बच्चों ने कंप्लेंट की सुपरिटेंडेंट को, दूसरे सेंटर से भी से हर सुपरिटेंडेंट बोर्ड कॉल करके बताता है कि जनाब क्वेश्चन नंबर फलां का मसला है, बच्चों ने कंप्लेंट की है। उसी वक्त बोर्ड वाले अपनी जो उनकी जो कमेटी होती है जो पेपर बनाने वाली, उसको बुलाया जाता है, कहा जाता है कि जी ये मिस्टेक आई है इसमें, इसके ऊपर गौर करें।
वो कमेटी वहीं बैठ के फिर डिसाइड करती है कि जी इसकी फेवर बच्चे को दी जाएगी। अगर एग्जामिनर की गलती है, उसका फिर जब मार्किंग की बनती है उसके अंदर लिख दिया जाता है कि जी ये फलां सवाल में ये गलती थी। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक MCQs में एक सवाल के 2 जवाब दिए गए होते हैं। जब मार्किंग की आती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि जी बी वाले को भी नंबर दिया जाए, जिसने सी टिक किया उसको भी नंबर दिया जाए। ओवरऑल जब बच्चे को फ़ायदा देना होता है। वो उसी वक्त बात हर सेंटर में उसी वक्त हो जाती है। आप नहीं देंगे, कोई और बच्चा कर देगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा कंप्लेंट दर्ज कराए। वो हर सेंटर में 5-10 लोगों को पता चल जाता है। वो 5-10 एक सेंटर में, पूरे बोर्ड में कुछ 100-200 सेंटर होता है, तो उनके पास तो हज़ारों कंप्लेंट्स पहुंच जाती हैं। मतलब ये मसला छुपा नहीं रहता, पॉइंट आउट हो जाता जी। जैसे अगर हमारे पेपर हो रहे हैं तो हाँ जी, 30 अप्रैल को वैसे कह रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर वो पेपर होगा उस दिन। अच्छा, इन्होंने कहा जी हमारे पेपर आ रहे हैं, उस दौरान हम ये भी सुन रहे हैं क्योंकि कोई इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या इलेक्शन वाले डे अगर हमारी डेट शीट पहले से इशू हुई है तो उस डेट को अगर इलेक्शन आ जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, वोट होगा या पेपर होगा? बेटा देखें, ये कुछ कौमी जो इश्यूज़ होते हैं, जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ होते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट फिर वो शेड्यूल चेंज कर देती है। लेट्स सपोज अगर आपका इलेक्शन का शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि 30 को वोट होगा, तो फिर जो 30 वाला पेपर है गवर्नमेंट आपकी डेट शीट चेंज कर देगी। उसकी वजह आपके जो स्कूल होते हैं, जो सेंटर बनते हैं, वही वोटिंग का इलेक्शन का सेंटर भी बनते हैं जहाँ वोटिंग होनी थी। जो टीचर्स आपके सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर बने होते हैं, इन्हीं लोगों ने इलेक्शन भी लेना होता है। बिल्डिंग भी वही इस्तेमाल होनी है, बंदे भी वही इस्तेमाल होने, इसलिए फिर एक वक्त में 2 काम नहीं हो सकते। फिर इसलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वो जो भी गवर्नमेंट उस वक्त, और वो तकरीबन 15 दिन या महीना पहले बता दिया जाता है कि जी फलां डेट का पेपर जो है नहीं होगा और ये फिर आने वाली इन डेट्स में होगा जी। और कोई क्वेश्चन? यस, रफ वर्क के लिए अपनी अलग शीट लेके जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या अक्सर हम जब एग्ज़ाम लेने जाते हैं पहले दिन कई बच्चे जनाब वो शीटें साथ ला रहे हैं, ये क्या जी सर ये रफ़ के लिए लेके जा रहे हैं, कोई शीट अलाउड नहीं, कोई रफ़ अलाउड नहीं है। अगर ले गए उसके ऊपर कुछ लिखा तो वो आपके ऊपर केस बन सकता है। आपके पास जो शीट है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये नहीं है तो फिर हमने रफ़ तो करना है। स्पेशली जब आपको MCQs का पेपर दिया जाता है, उस MCQs के पेपर में कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स वाला कोई MCQs आ जाता है, कोई मैथ का कोई इस तरह आ जाता है कि जी कोई आपको कोई इक्वेशन दी गई, उसमें x की वैल्यू बताएं, तो आपने सॉल्व करना होता है। वो जो आपको ये जो आंसर शीट है, सुन लें इसका जवाब, रफ़ कहाँ से मिलेगी? आपको आंसर शीट आपके पेपर शुरू होने से पहले मिल जानी है, इसके 5 मिनट के बाद MCQ शीट मिलनी है और 15 मिनट बाद वो ले ली जाएगी। इस शीट की ये जो लास्ट पेज है, ये तो फ्रंट पेज था ना, इसका ये एक लास्ट पेज है, इसको आपने रफ डिक्लेयर कर लें, इसके ऊपर लिख लें, रफ लिख लें, ROUGH या उर्दू में लिख लें, जैसे लिख लें, इसके ऊपर आप जो मर्जी करें। और ये आपने, अच्छा एक इसमें अंदर से एक और सवाल आता है। एक दफ़ा हम एक सेंटर में गए तो वो बच्चे ने पहले इस पर रफ कर लिया, एंड में जब पेपर देने लगा तो उसने वो पेज फाड़ दिया, कहते इसके ऊपर रफ लिखो। नहीं 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 नहीं, फाड़ना नहीं है, रफ है तो ठीक है जाने दें, उसकी कौन सी कुछ चेकिंग होनी है। आपकी जो बोर्ड की शीट होती है, सपोज इतने पेज होते हैं, अगर 20 पेज दिए गए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 इस्तेमाल होने हैं, 4 पेज वैसे खाली रह जाते हैं, तो वो आखिरी खाली रहेगा। उसी शीट के ऊपर रफ करने के बाद आप उस पेज को रिमूव नहीं करेंगे, वरना ये आप एक क्राइम बन जाएगा जी। मिस्टर तैमूर अमजद। पेपर की सर 2 टाइमिंग होती है, एक होती है मॉर्निंग, एक होती है इवनिंग। सर जैसे मॉर्निंग में हमारा ये, जैसे आपने रोल नंबर लिखा ये है, और सर इवनिंग में भी फिर हमारा यही होगा अगर कोई और पेपर हमारा इवनिंग में हुआ? ये कहते हैं जी आपने बताया था कि 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि तादाद ज़्यादा होती है बच्चों की, सेंटर कम होते हैं, इसलिए बोर्ड के लिए मैनेज करना मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं। फिर 2 शिफ्टें बना ली जाती, एक सुबह की शिफ्ट, एक शाम की शिफ्ट। सुबह वाले को मॉर्निंग कहा जाता है, जो दोपहर को होता है उसको इवनिंग कहा जाता है। होती है वैसे दोपहर को 1:30 बजे शुरू होता है, तो उसमें वो कहते हैं अगर हमारा मॉर्निंग में पेपर हुआ तो फिर क्या उसके ऊपर मॉर्निंग लिखा होगा या इवनिंग? इसके बारे में सुन लें। जिसका मॉर्निंग ग्रुप होना है उसके सारे पेपर मॉर्निंग में होने हैं, जिसका इवनिंग होगा उसके सारे पेपर इवनिंग में होंगे। अमूमन ऐसे होता है, जिसकी इवनिंग शिफ्ट है उसके सारे के सारे 9 के 9 पेपर इवनिंग में ही होंगे, मॉर्निंग वाले के मॉर्निंग में होंगे। कोई एक आधा पेपर का शायद टाइम चेंज हो सकता है, उसके ऊपर लिखा होगा, लेकिन रोल नंबर आपका वही रहेगा। ये रोल नंबर स्लिप जो आपको मिलेगी उसके ऊपर आपका क्या क्या लिखा होगा, सेंटर लिखा होगा,
कितने बजे शुरू होगा, आपका क्या रोल नंबर होगा, कितने बजे पेपर शुरू होगा, कितने बजे एंड होगा और किस सब्जेक्ट का, यानी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर डेट शीट भी प्रिंट होगी और आपका जो रोल नंबर है वो भी बबल शीट बना के उसके ऊपर प्रिंट किया होता है ताकि आपको मुश्किल ना हो। सर जो ये पेपर होता है मॉर्निंग और इवनिंग में सेम होता है या डिफरेंट होता है? वसीम खान ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि क्या जो मॉर्निंग में पेपर होगा शाम को भी वही आएगा? नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 5 से 10% सिमिलरिटी हो सकती है वो, और वो एक इत्तेफाक होता है। डिफरेंट एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, कोई 2-3 सवाल हो सकते हैं, 2-3 शार्ट दोनों में सेम आ जाए, एक आधा कोई लॉन्ग रिपीट हो जाए, वरना 80 to 90% पेपर डिफरेंट होता है। आप ये कहेंगे मॉर्निंग वाला पेपर हो गया, आप आए उसको जनाब याद करें और जाके इवनिंग में वही लिखा है तो जनाब मज़े हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस जो आपको मार्जिन जो शीट दी जाती है बोर्ड की तरफ से, क्या उसकी मार्जिन लाइन लगी होती है? सम टाइम लगी होती हैं, सम टाइम नहीं लगी होती। नहीं लगी होंगी तो आप लगा लेंगे, अगर लगी हुई हैं तो वेल एंड गुड। जैन अली, ग्राफ पेपर भी अलाउड नहीं है, वो आपको सुपरिटेंडेंट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ग्राफ पेपर चाहिए, आप वहां कहेंगे सर मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, मैंने ग्राफ बनाना है, आपको उसकी तरफ से दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या क्या चीजें अलाउड है एग्जाम? लॉग टेबल होती है एक, तो ये आपकी बुक के एंड में दी गई है ना मैथ की, एक अलग से बाजार से मिलती है, वो अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ये दोनों चीजें आपने लेके जानी है। हसनात सर, अब क्योंकि हमारे पेपर गर्मियों के दिनों में होते हैं तो प्यास वगैरह लगती है तो पानी वगैरह साथ लेके जा सकते हैं? पहली बात तो आपके पेपर रोज़ों में होने हैं इस साल, ठीक है, लेकिन बोर्ड की तरफ से ये सहूलत होती है, वहाँ बाकायदा एक वाटरमैन के नाम से जब हम एग्ज़ाम लेने जाते हैं तो हमें एक वाटरमैन, जो स्कूल में जो आपका स्टाफ होता है, जो वर्किंग स्टाफ होता है, जैसे ये माली या पीएन लोग होते हैं, इन लोगों की ड्यूटी होती है ये आपको ठंडा पानी मौसम के मुताबिक पानी प्रोवाइड करते हैं। एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी है ये, 3 घंटे उसने हर एक को पानी पिलाना है। जब भी आप डिमांड करेंगे तो आपको पानी मिलेगा और मौसम के मुताबिक मिलेगा। हाँ, अगली बात कि जनाब क्या रोज़े हैं उस दौरान भी मिलेगा? देखें, रोज़ा रखना आपका अपना ज़ाती अमल है, लेकिन बोर्ड की तरफ से पानी की सहूलत होगी, क्योंकि अगर एक बच्चा रोज़ों के महीने में या बीमार या कोई मसला वो रोज़ा नहीं रखता तो क्या उसको कहा जाएगा पानी नहीं मिलेगा? उसको पानी मिलेगा बेटा। जी यस, मिस्टर हसनैन हमीद। सवाल करके उसकी डायग्राम बनानी है, अगर उस जगह छोड़ के आगे सवाल करते हैं वो चेक करेगा आगे या छोड़ देगा? ये सवाल सुनिए हसनैन का, दोबारा रिपीट कीजिए जी। सर जैसे हमने क्वेश्चन किया उसकी डायग्राम बनानी, लेकिन टाइम कम है, हम आगे क्वेश्चन करने लगे, डायग्राम बनाना भूल गए, तो वो वहीं तक चेक करेगा या आगे भी चेक करने लग जाएगा? ये कह रहे हैं मैं लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। पहले तो डायग्राम के बारे में कंसेप्ट सुन लें बोर्ड का। अगर आपकी किताब में डायग्राम दी गई है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, और आपकी बुक में डायग्राम दी गई है और वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, तो लॉन्ग में डायग्राम बनानी है, लाजमी उसका नंबर होता है। आधा नंबर या 1 नंबर उसका एक डायग्राम का होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे आपका नंबर काट लिया जाएगा। उसकी वो बोर्ड के हर सवाल के साथ नहीं लिखते, ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि मेक अ डायग्राम वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो डायग्राम बनाएं। इनका सवाल ये था कि मैं सवाल लिख रहा था, टाइम शॉर्ट था, मैंने डायग्राम की जगह छोड़ दी, मैंने अगला सवाल शुरू कर दिया, तो उस सूरत में क्या वो एग्जामिनर वहीं तक चेक करेगा? एग्जामिनर तो भाई आपकी आखिरी पेज जहाँ आपने रफ किया हुआ है उसको भी चेक करेगा। आप ये तसल्ली रखें, आप ये ना समझें कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो हमारा क्वेश्चन अनमार्क रह जाएगा। बहुत कम ऐसा चांस होता है, एवरी क्वेश्चन जो है ना वो चेक होता है। जी फैज़ान का सवाल है कि जी लेट्स सपोज एक एग्जामिनर पेपर चेक करता है, हमसे भी होता है, जब हम टेस्ट लेते हैं आपको मैं शीटें आपको वापस करता हूँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा शीट लेके आता सारी ये तो आपने चेक ही नहीं किया, अनमार्क रह जाता है। ये मतलब इंसान है, फरिश्ते नहीं है, कहीं कमी कोताही रह जाती है, लेकिन बोर्ड ने इसका बड़ा अहतमाम किया होता है। बोर्ड में पहले एक सब एग्जामिनर चेक करता है, फिर उसके बाद हेड एग्जामिनर चेक करता है उसमें से कुछ परसेंटेज, उसके बाद फिर सुपर चेकिंग के आजकल बोर्ड ने पहले टीचर से चेक करवाते थे, अब बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने बिल्कुल फ्रेश जो बेरोजगार नौजवान है वो रखे, उनका काम ये हमारे पेपर चेक होने के बाद फिर उनके पास जाते हैं, वो एक एक पेज चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 सही चेक किया, कोई अनमार्क तो नहीं बचा हुआ। वो क्वालिटी चेक नहीं करते कि जी नंबर कितने लगाएंगे, 5 दिए गए या 4 दिए गए 3, ये हेड एग्जामिनर का काम है क्वालिटी को इंश्योर करना।
जो सुपर चेकिंग वाले हैं वो ये देखते हैं कोई क्वेश्चन अनमार्क तो नहीं रह गया, नंबर 1। नंबर 2, टोटल करते हुए टीचर ने कोई गलती तो नहीं की, मतलब काउंटिंग मिस्टेक। तीसरे नंबर पे जो शीट के अंदर, सपोज ये हमारे पास शीट है, इसके बाहर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, अंदर हमने क्वेश्चन 1 चेक करके उस वहाँ लगा दिए 10 नंबर, और यहाँ पे टीचर ने 8 लिख दिए, डिफरेंस आ गया ना। वो सुपर चेकिंग वाले यही चेक करते हैं कि अंदर, अगर अंदर 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, अंदर 10 है तो बाहर भी 10 होना चाहिए, क्योंकि अंदर नंबर मार्क करने के बाद फिर इस जो है ना, इसकी ये जो अवार्ड बनी होती है इसके ऊपर लिखने होते हैं। वो उसको 2-3 ऐसे मराहल हैं बोर्ड वाले जिसमें से गुजारते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी चांस होता है अनमार्क रह जाता है। अब जिस बच्चे का 100% पेपर हुआ होता है, मिसाल के तौर पर आप केमिस्ट्री का पेपर बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग करके आए, आपको यकीन है कि मेरे 60 में से 60 आ जाएंगे इंशाल्लाह, बट आपके 50 आए हैं, वहाँ आप डाउटफुल हो जाते हैं कि ये हो नहीं सकता। आते हैं हमारे पास स्टूडेंट बात के, वो कहते हैं सर जी ये हो नहीं सकता, मेरे नंबर 10 नहीं कट सकते, 2 कट सकते थे, 3 कट सकते थे, 10 का चांस नहीं है। फिर बोर्ड ने ये सहूलत रखी होती है कि रीचेकिंग की, आप अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं बोर्ड को कि जनाब मेरा ये वाला पेपर जो है रीचेक किया जाए। रीचेकिंग जो है टर्म जो है एक्चुअली रिकाउंटिंग होती है। बोर्ड वाले उसका क्या एहतमाम करते हैं जी, वो आप जब एप्लीकेशन देते हैं आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है उसकी, बोर्ड वाले वो शीट निकलवाते हैं स्टोर से, आपको एक डेट देता है, आपको कॉल आती है कि जी फलां डेट को आप आइएगा जी, आपका पेपर जो है 10 बजे चेक होगा। 10 बजे आप जाएंगे, वो आपकी शीट निकाल के आपके सामने रख देंगे, ये लो जी शीट, आप उसको देखेंगे, आप उनको फिर आपको एक साथ पेज दे देते हैं, उसके ऊपर आपने पॉइंट आउट करना है कि जी क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 का बी पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो मेरा अनमार्क है, तो बोर्ड वाले उसको दोबारा मार्क करेंगे, आपको नया रिजल्ट कार्ड इशू करेंगे। नहीं, वो आपसे मसला लिखवा लेंगे, आप अपना एक एप्लीकेशन साथ एक पेज दिया जाता है, उसके ऊपर लिख के दे देंगे जी इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, वो आपको कहेंगे आप चले जाएं। फिर वो एग्जामिनर को बुलाते हैं जिसने वो पेपर मार्क किया होता है, पहली जरूरत तो होते है उसी को बुलाया जाता है, अगर वो अवेलेबल ना हो कोई और एक्सपर्ट बुलाया जाता है उसी सब्जेक्ट का, उसको दिखाया जाता है कि ये बच्चा आया था जी, उसका ये क्लेम है। हम जाते हैं, वो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसमें बच्चे ने बताया जी क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट के मुझे नंबर नहीं दिए। जब हम देखते हैं तो वाकई वो नहीं दिए गए, हम वो देखते हैं, उसको चेक करते हैं, इसमें 5 में से कितने बनते हैं, सही लिखा है तो 5 ही दे देते हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 0 जो भी लगा के फिर हम एक नई अवार्ड बना के बोर्ड वालों को देते हैं। बोर्ड वाले उसके मुताबिक फिर नया रिजल्ट कार्ड तैयार करते हैं, फिर उस बच्चे को कॉल जाती है कि जनाब आपका नया रिजल्ट कार्ड तैयार हो चुका है, बेटे आके रिसीव कर लें। अगर आपका क्लेम दुरुस्त हो जाए कि वाकई आपके नंबर बढ़े, एक नंबर भी बढ़ जाए, बोर्ड वाले सिर्फ टैक्स के पैसे काट कर आपकी फीस रिफंड कर देते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है, आपको नंबर भी मिलते हैं, साथ पैसे भी मिलते हैं। पहले पैसे लिए जाते हैं, बाद में अगर आपका नंबर बढ़ गए हैं आपको बोर्ड पैसे वापस करता है जी। और क्या क्वेश्चन? सर अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो बिल्कुल सफिशिएंट किया हो लेकिन एग्जामिनर नंबर 1-2 दे तो सर उसका क्या होगा? तैमूर अमजद का सवाल है, और ये बड़ा हर रिकाउंटिंग में ये सवाल रेज किया जाता है कि जनाब क्वेश्चन था 5 नंबर का, बच्चे ने सही लिखा, एग्जामिनर ने 1 नंबर दे दिया उस पर से, क्या रीचेकिंग में 1 से 5 हो जाएंगे? नेवर, नहीं। जो एग्जामिनर ने नंबर लगा दिए, रीचेकिंग तो होनी नहीं, रीमार्किंग नहीं होनी, रीकाउंटिंग होनी, या अनमार्क को मार्क किया जाए। वो एग्जामिनर के उस पर चला गया, इसको आप अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकते कि जो नंबर लग गए हैं वो चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने लग जाए फिर तो हर स्टूडेंट कहता है जनाब मेरे तो इसमें जी 4 बनते हैं, 3 बनते हैं, वो तो एक बच्चे के 9 पेपर हैं और 75,000 स्टूडेंट है, बोर्ड वाले तो फिर पूरा साल यही काम करते रहे। ऐसा नहीं है, जो लग गए वो लग गए, उसमें चेंजिंग नहीं होनी। एनी मोर क्वेश्चन? लो जी आखिरी उस पर आ गए जी, अल्लाह करे जी पेपर गुम हो जाए। अगर मेरा पेपर अच्छा ना हो तो किसी तरीके से बोर्ड वालों से पेपर गुम हो जाए, सवाल दोबारा रिपीट करें जी। बोर्ड वालों से पेपर गुम हो जाए तो क्या हो? बेटा बोर्ड वाले बड़े सियाने हैं। पहले बोर्ड वाले क्या करते थे, पेपर घरों में हमारे एग्जामिनर्स के पास भेज देते, बोर्ड की गाड़ी आती थी, वो बंडल घर दे जाती थी। और ये वाक़यात हुए, एग्जामिनर के बच्चों ने पेपर मिसप्लेस कर दिए, गुम हो गए कहीं। अब उन्होंने क्या किया जी, वो बोर्ड में एक हाल उन्होंने मुख्तस किया होता है, उसे कहते हैं मार्किंग सेंटर। वहाँ हम जाते हैं, वो हमें पेपर निकाल के हमें दे देते हैं, ये लें जी ये 100 पेपर हैं, गिन के देते हैं, चेक करें जी। जब हमने चेक करे, जब वापस आने लगते हैं कहते हैं जी 100 गिन के दें वापस, जो 100 लिए थे 100 वापस जमा कराओ। हम खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, तो पेपर गुम होने का चांस ही नहीं है भाई। पहले अगर गुम हो जाता था जब घरों में थे तो फिर उसको क्या किया जाता था? हाँ जी, वो कहते जो
अब्बा जी के दौर में माजी में जब ये वाक़यात हुए तो पेपर अगर गुम हो जाता फिर बोर्ड वाले क्या करते, फिर बोर्ड वाले ये करते थे कि उस बच्चे का 9-8 पेपर तो होते थे ना, एवरेज मार्क्स दिए जाते। मिसाल के तौर पर वो सब में बाकी पेपर में 40-50% मार्क्स ले रहा है, तो जो गुम हुआ पेपर है फिर बोर्ड वाली कमेटी एक फैसला करती थी कि चलो इसमें भी इसको वही एवरेज मार्क्स दे दिए जाएं, क्योंकि अगर वो 8 सब्जेक्ट में 50% ले रहा है तो ऐसा क्लेम तो नहीं हो सकता जी 9वें में जी उसके 100% होंगे, तो फिर वो बाकियों को देखकर उसका फैसला किया जाता था। अब ऐसा कोई चांस नहीं गुम होने का। पूछ लें, आज जितने सवालात पूछ सकते हैं, आपको ये बोर्ड वालों ने आंसर नहीं देने फिर। हाँ जी, ये सवाल है कि जी हमारा सेंटर कहाँ बनेगा, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसी स्कूल में हमारा मार्किंग का सेंटर बन जाए? जी हाँ, शहर में ये मुमकिन नहीं है। जो सिटी के स्कूल हैं, पंजाब ने अब ये पॉलिसी चेंज की है, दूसरे सूबों में पता नहीं क्या पॉलिसी है, पंजाब में ये पॉलिसी है जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की, कि जो सिटी के जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनके जो है ना बच्चों को शफल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, आपका सेंटर ये नहीं बनेगा, शहर के 13 स्कूल और हैं, 13 सेंटर बनते हैं बहावलपुर में, आपका 13 में से किसी में, आपकी ये पूरी क्लास 50 की बैठी है ना, हर सेंटर में 2-2, 3-3 बच्चे जाएंगे और 13 के 13 सेंटरों में होंगे। आपकी अपनी क्लास की उस कमरे में शायद 2 ही बच्चे आपको सेंटर में मिलेंगे या 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। लेकिन जो रूरल एरियाज या देहाती स्कूल जो हैं, जहाँ एक सेंटर है, साथ साथ कोई और सेंटर नहीं है, वहाँ उसी बच्चे का उसी स्कूल में ही सेंटर बनता है। और माजी में वैसे ही बनता था, जब हमने मैट्रिक एग्जाम दिया था, जिस स्कूल से हमने मैट्रिक की थी उधर ही हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था। नहीं, अगर आपका किसी देहात के स्कूल में बच्चे का सेंटर वही बनता है जिसमें वो पढ़ रहा है, लेकिन जो एग्जाम का अमला है, एग्जामिनर वो चेंज होंगे, वो और जगह से आएंगे। सपोज रहीम, अगर भावलपुर में हो रहा है तो रहीम यार खान के लोग आएंगे। कम अज कम बोर्ड में यह ख्याल रखा जाता है आउट ऑफ तहसील, इससे पहले तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ होता था, अब आउट ऑफ तहसील होगा। अब बहावलपुर में पेपर होगा तो बहावलपुर तहसील का बंदा कोई नहीं यहाँ ड्यूटी करेगा, अहमदपुर शर्किया का हो सकता है, खैरपट टामे वाली का हो सकता है, हासिलपुर के लोग आएंगे, लियाकतपुर के आएंगे, चिश्तियाँ के आएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के आ सकते हैं तहसील से। बहावलपुर के लोग पेपर लेने के लिए बाहर दूसरे शहरों में जाएंगे। अपने स्कूल का कोई टीचर भी आपको सेंटर में नजर नहीं आएगा। जी, उम्मीद दम तोड़ गई। जी मिस्टर फरहान। कुछ वक्त में ये होता है कि चेयर के नीचे ना बच्चे पर्चे फेंक देते हैं, वो खुद कर लेते हैं, दूसरों की चेयर के नीचे फेंक देते हैं, तो क्या करें? लो जी, फरहान ने बड़े अहम सवाल से पर्दा उठाया है, इसका लगता है एक्सपीरियंस है। कहता है जी वहाँ जब हम पेपर देने जाते हैं, सपोज कोई बच्चा चीटिंग करता है, नकल लगाता है, बूटी लगाता है, और वो यूज़ करने के बाद उसको हमारी चेयर के नीचे फेंक देता है, तो फिर हम क्या करें? यही सवाल है जी आपको। तो भाई आप पहली बात तो वहाँ ऐसी जरूरत नहीं होती। सेंटर जो है ना बड़े पाकिस्तान में, जो खासतौर पर जो पंजाब में जो बड़े फेयर चलते हैं, ऐसा है ही नहीं चांस कि जनाब के वो बना के वो फेंक दें, ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज अगर आप देखते हैं कोई पीस आप पेपर आपके करीब गिराया गया है, आपकी लाइन में एक जो है लाइनमैन या उसको इन्विजिलेटर कहते हैं, वो मुसलसल घूम रहा होता है, आप फ़ौरन तौर पर उसको बता दें कि सर ये कोई किसी ने कागज़ फेंका है, बस आप सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर दें। ये नहीं बताना कि जी फलां ने फेंका है, तो वो आपकी अपनी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। पता चले आप सेंटर से पेपर दे के बाहर निकले, वो कहे काका आ जाता तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जी सर, अगर खुद बना के फेंक के कहते सर ये गिरा हुआ है, खुद बना के फेंकेंगे और आपको बताएंगे फिर वो आपको पता नहीं है। जब आपका मैट्रिक एग्जाम होता है तो मैट्रिक सेंटर के बाहर एक पुलिस मैन भी बैठा होता है। हर सेंटर पे पुलिस की ड्यूटी होती है, जो बच्चा नकल लगाएगा या वहाँ को गड़बड़ करेगा उसी वक्त उसके ऊपर पर्चा करके उसको थाने भेज देते हैं। पर्चा मतलब FIR, हमारी कॉमन ज़बान में जो उसके ऊपर जो FIR जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसको पर्चा कहा जाता है जी, पर्चा काट दिया जाता है जी। और वो 3 साल के लिए बच्चा नाअहल हो जाता है, फिर 3 साल के लिए पेपर भी नहीं दे सकता और कुछ अर्सा उसको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। एनी मोर क्वेश्चन? बहुत कुछ मुफ्त मिलेगा और जी मुझे लगता है आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, लेकिन भाई मैं अब भी आई एम रेडी फॉर योर आंसर। यस मिस्टर सैफ। लेफ्ट हैंड बच्चा है, वो अगर क्लिपबोर्ड लेके जाना भूल गया तो उसे वो एग्जामिनर देगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखें, दुनिया में 7% लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, 93% दाएं हाथ से लिखते हैं।
7% लोग डिफरेंट लोग हैं, यूनिक पीपल्स हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है, वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। हमारी ये जो कुर्सियां बनाएंगे, ये अच्छा, ये जिन चेयर्स पे आप बैठे हैं ये बोर्ड वालों की, हमारी नहीं है। ये बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की ये चेयर्स हैं। हम चूंकि इनको पूरा साल संभाल के रखते हैं इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये उनकी कुर्सियां हैं। अब ये कुर्सी आपकी एग्जाम वाली बनेगी। और ये जो जितनी भी चेयर्स हैं, चूंकि 93% लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो उनके लिहाज से मेजॉरिटी को मद्देनजर रखते ये डिज़ाइन की गई हैं। अब जो लेफ्ट हैंड वाला है, राइट वाले को तो जरूरत नहीं हो, इसके ऊपर शीट रख ले। लेफ्ट वाला को क्लिप बोर्ड लेकर जाने की इजाज़त होती है। आप अपना घर से क्लिप, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, सुपरिटेंडेंट को नहीं पता कि फलां बच्चे ने जिसने आना है वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। आप अपना क्लिप बोर्ड साथ लेके जाएंगे, जाते ही जो है एग्जामिनर को बता देंगे। जब वो आप हॉल में एंटर होते हैं ना, हम इसको गत्ता या क्लिप बोर्ड को अंदर नहीं आने देते। जब आप लेके जाएंगे आप बता देंगे सर मैं लेफ्ट हैंड राइटर हूँ, मेरे पास ये क्लिप बोर्ड है, तो आपको इजाज़त होगी, आप इसके ऊपर रख के लिखेंगे। सर अगर कोई राइट हैंडेड कहते कि मैं लेफ्ट हैंडेड, तो क्या होगा? असद खान कहते हैं जी अगर कोई बच्चा झूठ बोल ले, हो वो राइट हैंडेड लेकिन वो कहे जी मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, बेटा कितनी देर झूठ चलेगा? मैंने बताया वो जो लाइन मैन है वो मुसलसल उस लाइन में घूम रहा होगा, 10 मिनट 15 मिनट बाद पता चल जाएगा कि जनाब आप लिख तो राइट से रहे हैं, तो आपने ये क्लिप बोर्ड क्यों रखा हुआ? तो ये चीज़ें नहीं छुपती जी। कोई सवाल? सर हाल में जाते हुए चेकिंग किस तरह होती है? हाँ, ये कहते हैं जी हाल में जब हम एंटर होते हैं तो चेकिंग किस तरह की होती है। आइए मैं आपको करके बता देता हूँ जी। आ जाइए। सपोज़ ये हमारा हाल है, जब बच्चा एंटर होता है हम कहते हैं जी पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे पास कोई गाइड है, कोई हैंड बुक है या कोई टेक्स्ट बुक है, बेटा बाहर रखाएं, और उस सेंटर की हदूद से भी बाहर रखना होता है। फिर जब बच्चा एंटर होता है हम कहते हैं जी दिखाएं जी, आ जाएं ज़रा। इस तरह ना यूं करके चेक कर लिया जाता है कि जेब के अंदर कोई चीज़ तो नहीं, और इधर सामने वाली जेब चेक कर ली जाती है, और हाथ के अंदर वो बच्चे के पाउच होता है या क्लिपबोर्ड वगैरह होता है, उसको कहा जाता है जी चले। बस इतनी चेकिंग होती है, एज सच, और इससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ, पेपर करते हुए किसी के ऊपर डाउट हो जाता है तो फिर उसकी जामा तलाशी भी ले सकते हैं अच्छी तरह। बाज़ बच्चे जुराबों वगैरह में हमने देखा है पीस ऑफ पेपर यानी बूटी लेके चले जाते हैं, तो वो भी फिर पकड़ी जाती है, तो फिर केस बनता है। हाँ जी। सर अगर बच्चा किसी दूसरे को बता रहा है तो आपको क्या? हाँ जी, असद खान तो सारे ही ये सवाल पूछ रहा है, तैयारी नहीं है, खैर है। कहता है अगर किसी से पूछ के लिख रहा हो तो वो उसका भी इलाज कर लेते हैं। जो बता रहा है बस आप ये कोई ऐसी ट्राई नहीं करनी बेटे, वो फिर सुपरिटेंडेंट पे डिपेंड करता है, वो पूछने वाले को सजा दे या बताने वाले को सजा दे, वो किसी का भी पेपर कैंसिल कर सकता है। आपके लिए तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए। तो कोशिश करें, इसमें कोई दोस्ती नहीं निभानी। मिस्टर अदील हैव अनदर क्वेश्चन। सर अगर टीचर ही नकल लगवा रहा था, सुपरिटेंडेंट को बता सकते हैं कि इस बच्चे से नकल लगवा रहे हैं? अदील का सवाल है, हमारा सोसाइटी लेवल का क्वेश्चन है कि जी अगर टीचर ही नकल लगवा रहा हो तो क्या किया? ऐसा मैं तो फिर उसको टीचर ही नहीं मानता। अगर वो टीचर नकल लगवा रहा है, माजरत के साथ, ही इज़ अ नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। टीचर का ये म्यार ही नहीं है, टीचर का ये लेवल ही नहीं है। उस अल्लाह ताला ने उसको मकाम ही और दिया है, उसका तो पेशा पैगंबरों वाला है, वो इतना अपने आप को डी वैल्यू नहीं कर सकता जी। नो मोर क्वेश्चन, इट्स ओके जी। अच्छा, एक सवाल एंड में मैं खुद किए देता हूँ। बाज़ का तो हम जब पेपर चेक करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, बच्चा क्या करता है जी, 5वें क्वेश्चन का ए पार्ट पकड़ा, 6 का बी पकड़ा, अपनी तरफ से उसने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिखा, फिर आगे जाके क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट लिख दिया। वो अपनी तरफ से एक की टांग एक का बाजू मिलाकर एक नया सवाल तैयार कर देते। तो बोर्ड वाले भाई इतने वो नहीं है कि उनको ना पता चले। ऐसे बच्चे को होता क्या है, फिर ये उसने अब किया क्या, उसने 6ठे का बी पार्ट ले लिया है, 5th का ए पार्ट ले लिया। अब ये 5 नंबर का था, ये 4 नंबर का था, तो उसको इस क्वेश्चन नंबर 5 में 5 नंबर मिलेंगे, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये 4 वाले नंबर नहीं मिलेंगे। उसमें वो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेगा 5/9, यानी टोटल 9 नंबर का था, इसमें से इसने कितने लिए हैं जी, 4, क्योंकि उसने उसका बी पार्ट नहीं किया, उसने किसी और का बी पार्ट उसके साथ मिला दिया, उसके नंबर उसको नहीं मिलेंगे। तो ये वेल्डिंग आपने अपनी तरफ से नहीं करनी, वहाँ ये एहतियात करनी। बच्चा बड़ा खुश होता है जी बस 2-2 पार्ट करने थे, मैं इसके भी कर आया और इसका मैं मिला आया हूँ, इसका और इसका मिला आया हूँ, नहीं, एक पार्ट के नंबर मिलेंगे। असद खान कहते हैं जी अगर एक सवाल को 2 दफ़ा कर दिया जाए, आप यहाँ मैथ में, केमिस्ट्री में डेली जो आपका टेस्ट होता है
कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो उसके ऊपर मैं क्या लिखता हूँ? एग्जामिनर पेपर चेक कर करके बेटा हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अगर एक सवाल दूसरी दफ़ा आ जाए फ़ौरन पता चल जाता है। मैं तो जो पहले किया होता है उसको मार्क कर लेता हूँ, दूसरे के ऊपर रिपीट लिख देता हूँ, वो चक्री नहीं चलेगी। कोई और सोचे? अगर सर गलत हो गया और दोबारा रिपीट कर दे उसके ऊपर अगेन लिख दिया तो सर उसके नंबर मिलेंगे? हाँ उसके मिलेंगे, उसके मिलेंगे। हाँ जी, अगर चक्री चल गई नहीं चांस होता। एक जगह से होगी फिर दूसरी जगह वो सुपर चेकिंग वाला जो हेड एग्जामिनर, काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, अगर बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन रह जाता है तो बस ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। कहता जी अगर बाई मिस्टेक एक सवाल रह जाता है फिर क्या होगा? भाई नंबर ही नहीं मिलेंगे, मार्किंग ही नहीं होगी। जब मार्किंग नहीं होगी तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, खाली शीट के नंबर तो नहीं मिलते। ठीक है जी, लगता है आप भी थक गए हैं, लेकिन मैं अभी रेडी हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आज, क्योंकि बेटा जब हम वहाँ सुपरिटेंडेंट बन के जाते हैं तो पहले दिन इतनी प्रेशर होता है बच्चों को, इतनी कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे बच्चे जो अच्छी तैयारी के बावजूद अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते, कोई एक आधी मिस्टेक कर लेते हैं रोल नंबर लिखने में या कोई बोर्ड के रूल्स के बारे में उनकी से मिसिंग होती है, तो वो पूरे 3 घंटे इसी बारे में परेशान रहते हैं कि अब पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। भाई आप बड़ा खुल के यहाँ सवाल कर सकते हैं। सर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का टेस्ट भी उसी दिन होगा जिस दिन पेपर होगा? केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी के पेपर अलहदा होंगे। जो प्रैक्टिकल के लिए आपको, आपके जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके 1 हफ्ते के बाद फिर आपको एक नया शेड्यूल दिया जाएगा, उसके मुताबिक होगा। सर मिस्टर अब्दुल वकार मुकीत, सर ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर जालिम हो और हमारे मुझे नंबर ही कम लगाएंगे? हाय हाय जनाब, एग्जामिनर जालिम हो, नंबर भी कम लगाएंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने लिखा, मैंने आपको बताया कि जब एग्जामिनर के पास शीट जाती है उसकी शनाख्त खत्म हो जाती है, उसको नहीं पता ये, अच्छा ये भी नहीं पता चलता ये मेल का या फीमेल का पेपर, लड़के का है या लड़की का है, बहावलपुर का है, लाहौर का है, पिंडी का है, नहीं पता चलता। तो एग्जामिनर जालिम कैसे हो सकता है? उसने जो आपने लिखा है उसको नंबर दे दे। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, एक एग्जामिनर की राय मुख्तलिफ हो सकती है दूसरे से। एक कहता है जी डायग्राम लाजमी होनी चाहिए, एक कहता है जी खैर इसके बगैर भी, एक कहता है जी ये वाली एग्जाम्पल दोनों, जैसे कोऑर्डिनेट कोलन कंपाउंड वाला क्वेश्चन है उसमें 2 एग्जाम्पल दी गई हैं आपको, तो मैं जब पेपर चेक करता हूँ मैं कहता हूँ दोनों